एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार की चर्चा हो रही थी। प्रकार में हमने एक प्रकार का आपसे चर्चा किया था कि रेखीय अनुदेशन किसे कहते हैं, जिसको बीएफ स्किनर ने दिया था। तो उसमें छात्र जो है वह एक सीधी रेखा में चल करके अंतिम व्यवहार को प्राप्त करते हैं। कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक की, जिस प्रकार की, वह है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो आज चर्चा होगी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर, इसको इन्होंने दिया 1960 ईस्वी में। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो ब्रांचिंग प्रोग्राम है उसको नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 ईस्वी में दिया। इसको ब्रांचिंग कहते क्यों हैं? ब्रांच का मतलब होता है शाखा। आप जानते हैं कि पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं वो जो उसका तना होता है उससे इधर उधर उस शाखाएं से निकली रहती हैं। तो इसमें भी कुछ प्रोग्रामिंग उसी प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसके कुछ जो प्रस्तावना के बारे में। तो नॉर्मन ए क्राउडर ने इसको दिया सन 1960 ईस्वी में। इसको आंतरिक अनुदेशन विधि भी कहते हैं। आंतरिक अनुदेशन विधि भी इसी को कहा जाता है। या पहले वाले को आपने रेखीय कहा था तो इसको आप आरेखीय अनुदेशन विधि भी कह सकते हैं। आरेखीय अनुदेशन विधि भी इसी को कहा जाता है। इसमें जो पेज होता है जिस पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पेज होता है उसको हम कहते हैं गृह पृष्ठ, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं त्रुटि पृष्ठ। यानी कि पहले वाले को होम पेज कहेंगे और दूसरे वाले को रांग पेज कहेंगे। होम पेज पहले वाले को कहा जाएगा और दूसरे वाले को रांग पेज कहा जाएगा। इसमें जो बनाई जाती है, जो इसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो किस प्रकार से किया जाता है, आइए अब इस पे चर्चा करते हैं। पहले वाले में आपने देखा था कि जब रेखीय प्रोग्राम को अरेंज किया गया था, प्रोग्रामिंग किया गया था, तो वहाँ पे जो कंटेंट था उस कंटेंट को केवल एक पेज पे 3-4 लाइन में लिख दिया जाता था। उसी से संबंधित बच्चे से एक प्रश्न पूछ लिया जाता था, बच्चा सही उत्तर देता था क्योंकि 3-4 लाइन ही उसको पढ़ना होता था। लेकिन यहाँ जो होगा, इसमें जो भी कंटेंट दिया रहेगा वह एक पैरा में दिया रहेगा या एक पेज में दिया रहेगा। यानी इसमें जो पाठ्यवस्तु होगी या जो कंटेंट होगा वह ज़्यादा मात्रा में होगा, ना कि 3-4 लाइन में। तो या तो एक पैरा दिया रहेगा या तो एक पेज दिया रहेगा। इस तरीके से आपके सामने पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसमें जो है इसकी प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये इस तरीके से ये जो होगा आपका, ये होम पेज होगा। होम पेज 1, होम पेज
2 होम पेज, 3 होम पेज, 4। इसी पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, इसी पे पाठ्यवस्तु लिखा होता है, इसी पे आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो ये आपका होम पेज हो गया, गृह पृष्ठ हो गया। 1 2 3 4 मान लीजिए 4 पृष्ठ जो है वो इस प्रकार से है। अब ये एक तरफ से इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर ये केवल इसी तरीके से होता तो ये तो लीनियर हो गया, ये अगर इसी तरीके से होता तो ये लीनियर हो गया। लेकिन लीनियर के बारे में हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं साखी के बारे में। तो साखीय जो होता है वो यहीं से अब निकल करके इसकी ब्रांच, जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांच टाइप से यहीं से निकलती हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये इस तरीके से, यानी इस पे आएगा भी और इससे जाएगा भी। इस तरीके से ये जो होगा ये रांग पेज है, ये रांग पेज। जैसे यहाँ हमने लिखा ये रांग पेज ये भी है, 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 रांग पेज ये भी है। अब इस पे क्रम संख्या लिखा रहेगा कि ये मान लीजिए क्रम संख्या 5 है, ये क्रम संख्या 12 है, ये क्रम संख्या 15 है, ये पृष्ठ संख्या है, ये 17 है, ये 23 है, ये 28 है, कुछ भी लिखा रहेगा, ये 29 है, ये 18 है। तो इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की गई। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पे एक प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न जब पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने पूछ लिया, मान लीजिए कि भारत की राजधानी है, ऑप्शन हमने दे दिया, 4 ऑप्शन हमने दे दिया। अब जब हम 4 ऑप्शन यहाँ देंगे, जैसे हमने दे दिया, सबसे पहले यहाँ दिया कलकत्ता, इलाहाबाद, दिल्ली, उसके बाद मद्रास। यहाँ पे इस तरीके से आगे डॉट डॉट बना रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा कि पेज नंबर पेज नंबर 29, पेज नंबर 23, पेज नंबर 4, पेज नंबर 18। इस तरीके से भारत की राजधानी है। यहाँ अब सीधा पूरा समझिए यहाँ पे आकर के कि जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है, जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होता है, इस प्रकार से किया जाता है। ये होम पेज है, ये रांग पेज है, जो गोले में दर्शाया गया है। यहाँ हम ऐसे फिर से दर्शा दे रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से बना हुआ है ये होम पेज है, यानी इसी को हम गृह पृष्ठ कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं होम पेज। और जो गोले में बना हुआ है इसको हम कहते हैं कि त्रुटि पृष्ठ, त्रुटि पृष्ठ, या इसी को कहा जाता है रांग पेज, इसी को कहा जाता है रांग पेज। अब इसमें होगा क्या कि ये गृह पृष्ठ पर बच्चा जाएगा, सबसे पहले वहाँ पे जो निर्देश होगा उन निर्देशों को बच्चा पढ़ता है। तो होम पेज पे जाकर के बच्चे ने पढ़ा और उसी होम पेज पर ही बच्चे को एक बहुविकल्पीय टाइप का यहाँ प्रश्न मिलेगा। ये सारे उसके कंटेंट होंगे, इस तरीके से इस पे कंटेंट लिखे रहे होंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, ये पूरा कंटेंट से भरा रहेगा। और यहाँ नीचे
उसको क्या होगा, ये क्वेश्चन यही नीचे इसे पूछ लिया जाएगा। जब उसको पूछ लिया जाएगा तो अगर उसने कहा कि ए सही है, अगर उसने ए पे टिक कर दिया कि ए उत्तर सही है, तो उसको कहेगा कि आप पेज नंबर 29 पे जाइए, पेज नंबर 29 पे जाइए। अब वो पेज नंबर 29 पे जाएगा, पेज नंबर 29 कहाँ है, पेज नंबर 29 यहाँ है। इस पेज नंबर पे जा करके वह खोजने का प्रयास करेगा। तो जब पेज नंबर 29 पे वो पहुंचेगा तो वहां बताया जाएगा कि कलकत्ता जो है वो दिल्ली की राजधानी नहीं है, मतलब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं है। और क्यों नहीं है, कब थी कब नहीं थी, कलकत्ता भी कभी भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो कब था, कैसे परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पेज नंबर 29 पे लिखा रहेगा। यानी ये जो पेज नंबर 29 पे इसको मिलता है पढ़ने के लिए, ये क्या है, ये उपचारात्मक शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण। यानी यहाँ पे जब बच्चा गलती करता है तो उसकी कमियों का पता लगा करके, यानी निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था यहाँ ब्रांचिंग में होता है। तो वह जाएगा पेज नंबर 29 पे, यहाँ उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है, यानी आपने गलत उत्तर दिया है, इसका उत्तर यह नहीं है और क्यों नहीं है, ये पूरी चीज यहाँ लिखी रहेगी। अब मान लीजिए कि वो बी मारा, तो बी के लिए उसको कहा गया कि जाइए पेज नंबर 23 पे, 23 पे जाइए। जाएगा पेज नंबर 23 पे वह पहुंचेगा तो यहाँ पे भी लिखा रहेगा कि भारत की राजधानी जो है इलाहाबाद नहीं है, और क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें इलाहाबाद के बारे में जो कुछ भी बताना होगा उपचारात्मक शिक्षण के तहत, वो सारी चीज़ें पूरांग पेज 23 पे लिखा रहेगा। फिर तीसरा मारा दिल्ली, तो जब दिल्ली पे जाएगा पेज नंबर 4 पे उसको भेजा जा रहा है, तो जब वो पेज नंबर 4 पे जाएगा तो पेज नंबर 4 पे जाने के बाद उसको वहाँ जो वो शिक्षण मिलेगा, वो सीधा कहेगा कि आपका उत्तर सही है और आप इस प्रश्न का उत्तर सही सही देने में सफलता प्राप्त किए हैं। यानी उसको अब पुनर्बलन मिलेगा और वह फिर अगले पृष्ठ पर जाने के लिए तैयार होगा। तो इस तरीके से ये क्या है कि हर बच्चा, हो सकता है किसी बच्चे को दिल्ली पता है तो वह क्या करेगा, डायरेक्ट दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा। वो क्यों जाएगा पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 23 पे। तो इसमें होता क्या है कि ये पूरा जो सिस्टम है ये छात्र के अपने नियंत्रण में होता है, इसीलिए इसको आंतरिक अनुदेशन विधि भी कहते हैं, छात्र के अपने नियंत्रण में, यानी कि छात्र का नियंत्रण इस पे है। अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया तो पेज नंबर 2 पे हो, गृह पृष्ठ 2 पे पहुंच गया, यहाँ पे भी सही उत्तर देगा गृह पृष्ठ 3 पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर रॉन्ग उत्तर देगा, हो सकता है कोई बच्चा मद्रास पहले मार दे, हो सकता है कोई बच्चा कलकत्ता पहले मारे, हो सकता है कोई बच्चा इलाहाबाद पहले मारे। तो इस तरीके से इसमें जो बच्चा अनुक्रिया करेगा उसी के सापेक्ष उसको पेज नंबर उस टाइप से जहां भी उसको जाना होगा उस टाइप से उसको भेजा जाएगा। तो हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि होम पेज होगा, रॉन्ग पेज होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ निर्देश दिया रहेगा कि आप किस पेज पे जाइए, उत्तर सही है तो वहाँ लिख दिया जाएगा कि आपने सफलतापूर्वक सही उत्तर, सही विकल्प का चुनाव किया है, आप अगले होम पृष्ठ, अगले गृह पृष्ठ पे आप जा सकते हैं और वहाँ निर्देशों को पढ़ करके आप वहाँ के उत्तर को देने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपका उत्तर गलत है तो वहाँ आपको उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण प्राप्त होगा, क्यों है क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी और फिर से आप आएंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे और फिर अगले पृष्ठ पे आप जाएंगे। इस तरीके से आपको उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण की भी व्यवस्था इस साखी अभिक्रमित अनुदेशन में होता है। उसके आगे अगर हम कहें कि इसकी विशेषताओं के बारे में, तो आइए चर्चा करते हैं विशेषताओं के बारे में। आइए चर्चा करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता होगी कि इसे आंतरिक अनुदेशन भी कहते हैं, आंतरिक अनुदेशन भी इसको कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि छात्र की आवश्यकता का ध्यान इसमें रखा जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं छात्र अपनी स्वागत क्षमता योग्यता
से अधिगम करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था इसमें होती है। बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से यह एक छात्र केंद्रित है और इसमें ये छात्र केंद्रित होता है और तर्क शक्ति में वृद्धि करता है। तर्क शक्ति में वृद्धि। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषताएं हो गई। सबसे पहले आंतरिक अनुदेशन क्यों है हमने आपको समझा दिया। छात्र की आवश्यकता का ध्यान कैसे रखा जाता है इसको हमने समझा दिया। छात्र अपनी स्वागत से, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से सीखता है। मनोवैज्ञानिक विधि है ही है। उपचारात्मक, निदानात्मक शिक्षण कैसे मिलता है आपको बता दिया गया। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको बता दिया गया। ये छात्र केंद्रित होता है, छात्र का पूरा नियंत्रण होता है। और तर्क शक्ति मतलब जब बच्चा निदानात्मक, उपचारात्मक और अपने पढ़ के वो आगे जाता है तो उसके तर्क में जो है वो वृद्धि होती है और पुनर्बलन इसको तुरंत प्राप्त होता है। ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सीमाओं की चर्चा करें कि इसकी सीमाएं क्या हैं या इसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन की बात जब भी होगी तो जो इसके दोष होते हैं उन दोषों की चर्चा हम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि यह कमजोर छात्रों के लिए नहीं है। कमजोर छात्रों के लिए नहीं है, क्योंकि कमजोर छात्र जो होंगे वह इससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। वहां आपने 3-4 लाइन में इंस्ट्रक्शन को देखा। यहाँ पे क्या होता है कि पूरे पेज में या एक पैरा में पूरा आपका निर्देश दिया होता है। जो आपको निर्देश करना होता है वो पूरे पैरा में दिया होता है। इसको बनाने के लिए जो है कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कुशल शिक्षकों की आवश्यकता, इसके निर्माण के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तीसरा हम कह सकते हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए तो यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। छोटी जो कक्षाएं होंगी, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे इससे लाभ नहीं उठा सकते हैं और यह एक व्ययसाध्य प्रोग्रामिंग है। व्ययसाध्य प्रोग्रामिंग, इसमें व्यय अधिक होता है, इसीलिए यह एक व्ययसाध्य प्रोग्रामिंग है और इसमें उत्तर जो है वो बच्चे अनुमान पे देते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है। तो साखी अनुदेशन के बारे में आपने पढ़ा। साखी अनुदेशन जो है नॉर्मन ए क्राउडर ने सन 1960 ईस्वी में दिया। छात्र का पूरा नियंत्रण होने के नाते इसे आंतरिक कहा गया। लीनियर जो है वो रेखीय था, तो ये आरेखीय हो गया, क्योंकि एक रेखा में नहीं चलता है। छात्र अपने हिसाब से इसको जिस पृष्ठ पे जैसा उत्तर देता है उस हिसाब से उसको उस पृष्ठ पर भेजा जाता है, तो आरेखीय हो गया। तो ये आंतरिक और आरेखीय इसको कहा जाता है। उसके बाद इसमें उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है और साथ ही साथ बच्चा अपनी गति और अपने क्षमता योग्यता के अनुसार इसमें आगे सीखता हुआ चला जाता है। और उसके बाद कुछ यहाँ जो लिमिटेशन है, इसके लिमिटेशन के बारे में और कुछ जो इसके विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा किया। तो ये था साखी अनुदेशन। प्रकार में एक बचा है मैथमेटिक्स और वही अनुदेशन। उसके बाद आगे हम किसी दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी शिक्षण अधिगम के बारे में पूरा एक टॉपिक पे चर्चा करना है आपको, और वो थोड़ा थोड़ा करके हम
अब सोच रहे हैं कि कई क्लास एक साथ ले करके और जितने भी आपके टॉपिक हैं उसको एक साथ हम कंप्लीट कर दें। धन्यवाद।